गुड इवनिंग एवरीवन। केम छो बता मजामा? पढ़ाई कैसी चल रही है सबकी? चैप्टर्स फिजिक्स के सब बराबर से पढ़ाई कर रहे हो? न्यूमेरिकल सॉल्व हो रहे हैं क्या? जो अपन ने पहले देखा था वो चैप्टर, उसके न्यूमेरिकल सब सॉल्व करके देखो। कैलकुलेशन में किधर कुछ अटक रहा तो नहीं है? हो रहा है तो मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज करो, मैं सॉल्व करके भेजता हूँ। कैलकुलेशन में भी क्या प्रॉब्लम आ रहा है देखो, लॉग टेबल का कैलकुलेशन भी ठीक से होना चाहिए। ठीक है। लास्ट लेक्चर में अपन ने देखा था हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर यूजिंग पीएन जंक्शन डायोड। हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या हो रहा था कि हाफ वेव को रेक्टिफाई करके एसी टू डीसी में कन्वर्ट कर दिया था, जिसमें हमने एक डायोड यूज़ किया था। फुल वेव रेक्टिफायर में क्या हुआ था कि दोनों वेव, पॉजिटिव वेव को भी रेक्टिफाई किया था, नेगेटिव वेव को भी रेक्टिफाई किया था, जिसमें हमने दो डायोड यूज़ किए थे, D1 D2। उसमें पहले D1 फॉरवर्ड था, D2 रिवर्स था पहले साइकिल में। तो D1 आउटपुट देता था, D2 आउटपुट नहीं देता था, रेक्टिफाई होके मिलता था। जब साइकिल रिवर्स होती है, D2 फॉरवर्ड होता था, D1 रिवर्स होता था, D2 आउटपुट देता था और अपने को रेक्टिफाइड आउटपुट मिलता था। दिस इज फॉरवर्ड, दिस इज हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। यहाँ तक अपन ने देखा था। फिर हम लोगों ने इसके बाद देखा था रिपल फैक्टर क्या होता है, और उसके बाद हमने देखा था कि कैपेसिटर फिल्टर सर्किट क्या होता है यूजिंग कैपेसिटर। ये देखने के बाद आगे के लेक्चर में देखेंगे, दिस इज आवर फोर्थ लेक्चर। अभी हम लोग देखेंगे जंक्शन ब्रेकडाउन क्या होता है, कि ब्रेकडाउन वोल्टेज या जंक्शन ब्रेकडाउन कब अकर होता है। तो जब ही जंक्शन ब्रेकडाउन में क्या होगा कि रिवर्स करंट फ्लो होने लगता है, रिवर्स बायस में नेगेटिव करंट फ्लो होने लगता है, तो ये हम लोग बोलते हैं कि ब्रेकडाउन वोल्टेज अकर होता है। रिवर्स बायस में जब करंट जाता है तो इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होते हैं पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, लेकिन इन रिवर्स डायरेक्शन, जहाँ पे अपने को आउटपुट नहीं मिलता। या हम बोल सकते हैं कि बैक करंट फ्लो होने लगता है। कभी कभी आप लोगों ने ये महसूस किया होगा कि कोई कोई इंस्ट्रूमेंट में करंट हम लोग छूते हैं तो अपने को करंट लगता है, तो बैक करंट होता है। करंट जाना चाहिए सीधा, लेकिन करंट फ्लो हो रहा है उल्टा। करंट तो फ्लो हो ही रहा है। जैसे हम फ्रिज को कभी कभी छूने के बाद हमको करंट लगता है, बेल को छूने के बाद हमको करंट लगता है। तो ये जो भी एग्जांपल्स है वो रिवर्स करंट फ्लो होने की वजह से करंट हो जाता है, लगता है, तो ये रिवर्स करंट है, ब्रेकडाउन करंट में चला जाता है। तो जब भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जब हम डोपिंग करते हैं, बराबर है, पेंटावलेंट इम्प्योरिटी से डोप करेंगे जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है, तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा कि मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड पॉजिटिव टर्मिनल एंड हेंस इट कॉजेज मोर अमाउंट ऑफ करंट टू फ्लो। तो जहाँ पे जितना ज़्यादा डोपिंग होगा वहाँ पे ज़्यादा ब्रेकडाउन वोल्टेज होने का चांस है, और इसके हिसाब से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होगी, ज़्यादा करंट फ्लो होना चांस है, रिवर्स ब्रेकडाउन, रिवर्स वोल्टेज आने का ज़्यादा चांस बढ़ जाता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्रेकडाउन, एवलांची ब्रेकडाउन एंड जेनर ब्रेकडाउन। एवलांची ब्रेकडाउन अपने को सिर्फ नाम ही दिया है, इसके बारे में अपने को आगे ये चैप्टर में, ये स्टैंडर्ड में ज़रूरत नहीं है, लेकिन ज़रूरत सिर्फ नाम जानने की। एवलांची ब्रेकडाउन और जेनर ब्रेकडाउन, वी विल ओनली अंडरस्टैंड व्हाट इज जेनर ब्रेकडाउन। क्लियर? जेनर ब्रेकडाउन में क्या होगा, जेनर डायोड एज अ पीएन जंक्शन डायोड यूज़ करेंगे। जेनर डायोड क्या होता है, जेनर डायोड हम लोग ने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। जेनर डायोड नहीं पढ़ा होगा तो अपन वापस देख लेते एक बार। जेनर डायोड क्या होगा, इट इज़ अ स्पेशली मैन्युफैक्चर्ड डायोड विच इज़ यूज्ड स्पेशली इन रिवर्स बायस। किस में यूज़ होता है, फॉरवर्ड बायस में तो पीएन जंक्शन काम करता ही है, रिवर्स बायस में पीएन जंक्शन काम नहीं करता, बराबर है, उसका डेप्लीशन लेयर बढ़ते जाता है, करंट फ्लो नहीं होता। अभी क्या होगा, जेनर डायोड यूज करने का, जेनर डायोड बनाया ही इसके लिए गया है कि वो रिवर्स बायस में काम करे, वोल्टेज को ज़्यादा ड्रॉप ना होने दे। इसके लिए ये जो जेनर डायोड है वो वोल्टेज रेगुलेटर के तरीके से भी काम करता है। वो आगे देखेंगे कि जेनर डायोड है वोल्टेज रेगुलेटर कैसे यूज होता है। क्लियर? जेनर डायोड इज स्पेशली मैन्युफैक्चर्ड, इट इज अ स्पेशली मैन्युफैक्चर्ड पीएन जंक्शन डायोड specially manufactured PN junction diode which is used in reverse bias। ठीक है, अब इसका सिंबल, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और ये काम कैसे करता है मैं आपको इसी के अंदर समझाता हूँ। ये काम कैसे करता है, ये इसका सिंबल है, ये कैथोड या एनोड। दिस इज द फर्स्ट डायग्राम, दिस इज द सेकेंड डायग्राम।
ठीक है, दिस इज सिंपल पीएन जंक्शन डायोड। अगर यहाँ से मैं ये दो लाइन है जो छोटी लाइन, अभी देखो मैं निकाल देता हूँ, तो ये पीएन जंक्शन डायोड बन जाएगा। लेकिन अगर ये जो लाइन है एक्सटेंड किया, देखो मैंने जेड जैसा दिख रहा है, ये जेड जैसा बनेगा तो इसको हम बोलेंगे जेनर डायोड। बराबर, अगर ये दो लाइन जो मैंने ब्लू कलर से ड्रॉ किया है, शायद नहीं दिख रहा होगा या शायद दिख भी रहा होगा, तो ये जो लाइन निकाल दूंगा ना, तो ये क्या बन जाएगा, पीएन जंक्शन डायोड। तो Z जैसा बना दिया तो जेनर डायोड का सिंबल हो जाएगा। दिस इज सिंबल ऑफ जेनर डायोड, दिस इज कैथोड एंड दिस इज एनोड। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे भी मैंने Z जैसा बनाई है, हम लोग ने यूज किया क्या है, जेनर डायोड। अभी काम कैसे करता है समझना। फॉरवर्ड बायस, ये फॉरवर्ड एफ का जो मीनिंग है वो फॉरवर्ड बायस है। ये जो है मैंने करंट ड्रॉ किया है, करंट का लाइन है वाई एक्सिस, वोल्टेज का लाइन है एक्स एक्सिस। ये है फॉरवर्ड बायस, अरे फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। यहाँ पे पॉजिटिव करंट है, यहाँ पे नेगेटिव करंट है, यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज है, यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज है। फॉरवर्ड बायस में जो जेनरल डायोड है वो एज यूजुअल अपने पीएन जंक्शन के हिसाब से, जैसा पीएन जंक्शन काम करता है वैसे ही काम करता है। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V बढ़ेगा I बढ़ेगा और ये ग्राफ बढ़ते जाएगा। अभी जब तक डिप्लीशन लेयर टूटता नहीं है तब तक कोई करंट फ्लो नहीं होगा। पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते जाओ, कब तक बढ़ाओगे, ये पॉइंट तक बढ़ाओगे, देखो ये पॉइंट तक। उसके बाद क्या होगा, ये फॉरवर्ड वोल्टेज है, ये पॉइंट से अब करंट बढ़ना चालू हो जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट के बाद डिप्लीशन लेयर जो फॉर्म होता है ना पीएन जंक्शन डायोड में, वो टूट जाता है और फिर करंट फ्लो होना चालू होता है। तो ये हो गया। अभी समझिए रिवर्स बायस में जा रहे हैं, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज होते जा रहा है, रिवर्स बायस में जाता है। फॉरवर्ड बायस से रिवर्स बायस में जाता है, फॉरवर्ड बायस से रिवर्स बायस में जाता है, करंट हो गया जीरो, नेगेटिव में चला गया। देखो ये पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज हो रहा है, करंट भी डिक्रीज हो रहा है। ये पॉइंट पे आने के बाद ये जो है मैं लिखूंगा जेनर वोल्टेज। यहाँ पे आने के बाद, ये पॉइंट पे आने के बाद करंट शार्पली ड्रॉप हुआ। देखो यहाँ से यहाँ तक करंट एकदम ड्रॉप हुआ, एकदम शार्पली ड्रॉप हुआ, लेकिन जो वोल्टेज है पैरेलल है। देखो करंट वोल्टेज कांस्टेंट है और करंट क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है। अभी यहाँ पे V इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, और यही खास बात है जेनर डायोड का, कि करंट कितना भी नीचे जाने दो, करंट कितना भी नीचे जाने दो, वोल्टेज उसने स्टेबल कर दिया। और यही इसकी खास बात है जिसकी वजह से वो अपने वोल्टेज रेगुलेटर में या स्टेबलाइजर में यूज होता है। वो भी देखेंगे अपन, सेम कंसेप्ट है, सेम का सेम, खाली एक उसने नाम अलग कर दिया, काम सेम करेगा। ये पॉइंट जो होता है उसको हम बोलेंगे जीनर वोल्टेज और ब्रेकडाउन वोल्टेज। ये जो पॉइंट है ना, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज ब्रेकडाउन वोल्टेज और जीरो। यहाँ पे क्या है, दिस विल बी द कांस्टेंट वोल्टेज, और ये जो इतना पार्ट है दिस इज कॉल्ड एज रिवर्स करंट। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिवर्स वोल्टेज को कंट्रोल करेंगे एज अ कांस्टेंट वोल्टेज। करंट नीचे जा रहा है लेकिन वोल्टेज क्या है, कांस्टेंट है। क्लियर हुआ बात। जब करंट डिक्रीज होते जा रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज करते जा रहे हैं, रिवर्स बायस में जा रहे हैं, पोटेंशियल लेवल कम हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस कम हो रहा है, तब करंट भी कम होना लगता है। एक पॉइंट पे आने के बाद पोटेंशियल डिफरेंस भी कम हो रहा है, करंट भी कम हो रहा है। एक पॉइंट पे करंट शार्पली शूट होता है, नीचे जाता है, रिवर्स डायरेक्शन में जाता है। लेकिन जेनर डायोड ये अपने मैन्युफैक्चरिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से वोल्टेज को कांस्टेंट कर देता है, और वो वोल्टेज को हम बोलेंगे ब्रेकडाउन वोल्टेज या जेनर वोल्टेज। बराबर, ये 6 वोल्ट के नीचे होगा तो हम लोग बोलेंगे इसको हम एवेलांच ब्रेकडाउन, जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज यूज़ करेंगे। 6 वोल्ट के ऊपर होगा तो एवेलांच डायोड यूज़ करेंगे। एवेलांच का तो अपने को काम है नहीं। ठीक है, ये हो जाएगा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स। क्लियर है, इजी है समझने में। आपको पूरा टेक्स्ट बुक रीड करना है वर्ड बाय वर्ड, ध्यान से समझना। मैंने एक्सप्लेन किया है, आप टेक्स्ट बुक रीड करते जाओ। टेक्स्ट बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, रीड करना। टेक्स्ट बुक रीड करो, मैंने एक्सप्लेन किया है वो देखो, आपको आराम से समझ में आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जेनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। अभी इसकी ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, ये देखो क्या कर रहा है उसने, क्या करा इसने, वोल्टेज को कांस्टेंट कर दिया। तो ये क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा, वोल्टेज को स्टेबल करेगा। जैसे बहुत सारे एरिया में, आपने भी आपके एरिया में देखा होगा कि जो फ्लक्चुएशन होता रहता है लाइट का, हम लोग तो फिर भी एसी करंट यूज़ करें। एसी करंट में भी क्या होता है, फ्लक्चुएशन होता है कि नहीं होता है।
कभी करंट ज़्यादा दिख रहा है, कभी ब्राइटनेस ज़्यादा आ गया, एक ही रखा है अपन ने बल्ब चालू है, कभी ज़्यादा रोशनी दिखा रहा है कभी कम, वो अपने को समझ में आता होगा। लाइट गया तो लाइट जब आता है तब एकदम ज़ोर से लाइट आ जाता है, क्यों? क्योंकि वोल्टेज बढ़ गया। क्योंकि जहाँ पे ये बनता है करंट, जहाँ पे बनता है वहाँ पे भी यही फ्लक्चुएशन से करंट बनता है। तो जब करंट फ्लो होके अपने घर पे आता है तो वो भी फ्लक्चुएशन से है, क्योंकि जहाँ पे बन रहा है वहीं पे फ्लक्चुएशन है, तो जहाँ पे पहुँचेगा वहाँ पे तो फ्लक्चुएशन होगा ही। समझ में आ रहा है बात? तो अपने को जब ज़्यादा करंट आएगा तो भी नहीं चलेगा, कम करंट आएगा तो भी नहीं चलेगा। अपने को एक स्टेबल करंट आना चाहिए, चाहे वो एसी हो चाहे वो डीसी हो। ज़्यादा करंट आ गया तो इंस्ट्रूमेंट डैमेज हो सकता है। कम करंट आया तो ये चालू भी नहीं होगा। अब एक सिंपल बात बताता हूँ, मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैं टीवी देख रहा था और लाइट चला गया और मैंने टीवी का स्विच बंद करना भूल गया। मैं चला गया, मोमबत्ती जला के आया, बाहर आया, बैठा था बालकनी में और लाइट आया। जैसे लाइट आया टीवी चालू हुआ, भट करके आवाज़ आ करके और टीवी बंद हो गया। टीवी वाले को बुलाया, टीवी वाले ने बोला कि साहब इसका मदरबोर्ड में एक आईसी उड़ गया। उसने आईसी रिपेयर किया, आईसी नया डाला, रिप्लेस किया और उसने मेरे से 2500 रुपये ले लिया एक छोटे सा आईसी का। हुआ क्या? मैंने उसको पूछा रीज़न क्या है? बोला सर वोल्टेज फ्लक्चुएशन है, आपने स्टेबलाइजर नहीं लगाया, स्टेबलाइजर लगाओ, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, जब लाइट आएगा तभी बहुत सारा करंट एक साथ आता है, तो वो जो है मदरबोर्ड उसका ले नहीं सकता उसको, इसके लिए वो क्या करता है, जल जाता है या उड़ जाता है। ये एग्जाम्पल से आप कनेक्ट करो, आपके घर में भी कभी ना कभी ऐसा कुछ हुआ होगा, तो ये सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज फ्लक्चुएशन की वजह से या करंट फ्लक्चुएशन की वजह से ही होता है। तो स्टेबलाइजर क्या काम करता है? आपके घर में भी स्टेबलाइजर होगा, एक छोटा सा बॉक्स होता है पहले के टाइम पे। अभी तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट इस तरीके से बने हुए आते हैं कि जिसमें स्टेबलाइजर इनबिल्ट होता है। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट नए जो है वो ऐसे बन के आते हैं कि जिसमें स्टेबलाइजर इनबिल्ट है, मतलब आपको अलग से स्टेबलाइजर लगाने की ज़रूरत नहीं है, इनबिल्ट स्टेबलाइजर बन के आते हैं। लेकिन पहले के टाइम पे स्टेबलाइजर अलग से खरीदना पड़ता था, फ्रिज के लिए, टीवी के लिए, एसी के लिए। तो स्टेबलाइजर है ना, 3 ऐसा छोटा सा बॉक्स होता है जिसमें 3 लाइट होता है और वो बार बार थोड़ा थोड़ा आवाज़ करती रहती है और वो वोल्टेज को कंट्रोल करती है और सप्लाइड कांस्टेंट वोल्टेज को करती है, आगे जाने देती है इंस्ट्रूमेंट को, और इंस्ट्रूमेंट सेफली चल पाता है। यही कंसेप्ट है सेम, सिर्फ एक सर्किट डायग्राम समझना। यहाँ से हम लोग जो इरेगुलेटेड वोल्टेज सप्लाई देते हैं, जो एक रेजिस्टेंस लगा के रखा है, यहाँ पे जाएगा RS, ये करंट मिली एम्पेयर यहाँ पे मेजर करेगा। पैरेलल में ये दोनों लगा के रखा है, यहाँ से अपने को आउटपुट मिलेगा, रेगुलेटेड वोल्टेज सप्लाई यहाँ से मिलेगा थ्रू RL। ये जेनर डायोड लगा के रखा है, यहाँ पे फिर से एक मैंने करंट मिली एम्पियर में मेजर करूँगा, यहाँ पे फिर से मैंने करंट मिली एम्पियर में मेजर करूँगा। जब भी फॉरवर्ड बायस में जा रहा है तभी अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब रिवर्स बायस में जाएगा तो ये जो है ये अपने को आउटपुट मिलेगा। ये समझना, दिस विल बी द आउटपुट थ्रू दिस। वोल्टेज जब कम होता जाएगा करंट भी कम होगा, लेकिन वोल्टेज फ्लक्चुएट ना होने की वजह से वोल्टेज कांस्टेंट होगा। वो कांस्टेंट वोल्टेज यहाँ पे आएगा RL से, और RL से हम लोग उसका आउटपुट ले लेंगे। और ये जो है वो स्ट्रेट लाइन है, पैरेलल टू वाई एक्सिस है, दैट मीन्स कांस्टेंट वोल्टेज अपने को हर बार आउटपुट में मिलता जाएगा। थोड़ा भी करंट कम होता है सप्लाई में, थोड़ा भी करंट कम होता है, वो अपने को वोल्टेज कांस्टेंट करके आउटपुट देगा। यही कंसेप्ट है पूरा का पूरा। आप आराम से रीड करो, हर एक लाइन, हर एक वर्ड रीड करो और मुझे बताओ आपको कौन सा पार्ट नहीं समझ में आया है। समझ में आएगा ही गारंटेड, ध्यान से रीड करके देखो और ये इसके कंसेप्ट पूरे समझाओ, ठीक है। इसके बाद अपन देखेंगे कि इसकी इक्वेशंस कैसी बनती है और ये इसके फार्मूलाज क्या है, और छोटा सा एक वो वैल्यू है कि किसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे इनपुट करंट वेरी करेगा, वोल्टेज भी वेरी करता है, लेकिन जेनर डायोड वो वोल्टेज को कांस्टेंट करके रेगुलेटेड वोल्टेज सप्लाई देता है, एंड दैट इज व्हाई इट इज यूज्ड एज वोल्टेज रेगुलेटर। कभी कभी ये एग्जाम में आता है फॉर 3 मार्क्स, एक्सप्लेन जेनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। यू हैव टू ड्रॉ दिस 2 डायग्राम्स एंड दिस डायग्राम, ठीक है। दिस इज कैरेक्टरिस्टिक, लेकिन आपको ये ड्रॉ करोगे ना तो ये समझाने में आसानी हो जाएगी। क्लियर? समझा? ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
सो वर्किंग ऑफ अ जेनर डायोड एज अ रेगुलेटर ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था. अभी इसको लिखना कैसा है या इक्वेशन के फॉर्म में कैसा आएगा वो समझते हैं. ठीक है, आसान सी चीज़ है. अपने को सिर्फ ओम्स लॉ अप्लाई करना है और कुछ करना नहीं है. और किसको क्या बोला है वो देखना है. लेट आई जेड मिनिमम एंड आई जेड मैक्सिमम बी द मिनिमम एंड मैक्सिमम जेनर करंट. आई जेड और आई मैक्स, एक ऊपर जो था वो मैक्सिमम था और जो नीचे था डायग्राम में वो मिनिमम था. नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव जेनर करंट रिस्पेक्टिवली. एंड वी जेड बी दी जेनर वोल्टेज. वी जेड जहाँ पे अपन ने यहाँ पे ड्रॉ किया था, एक वी जेड का पॉइंट है, देखो वहाँ से जो करंट शार्पली नीचे चला जाता है, दैट इज वी जेड. वो कांस्टेंट रहेगा वोल्टेज. लेट वी एस बी दी वोल्टेज अक्रॉस आर एस. ये देखो यहाँ पे वी एस दिख रहा है. वी एस इज दी वोल्टेज अक्रॉस आर एस. ये था वी जेड, ये है वी एस, ये है आर एस, ये है आर एल और ये है आई जेड. ठीक है, जेनर करंट, ये लोड रेजिस्टेंस, ये जेनर वोल्टेज, ये रेजिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट एस जो हम लोग ने लेके रखा है. वी एस दी वोल्टेज अक्रॉस आर एस व्हेन द करंट इज मिनिमम. व्हेन द करंट इज मिनिमम देयरफॉर वी एस इज इक्वल टू क्या आएगा, आई जेड इंटू आर एस. वी इज इक्वल टू आई इंटू आर. मिनिमम है तो यहाँ पे मिनिमम लिखा. फ्रॉम द फिगर वी इन इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो ये करंट इज इक्वल टू वी एस प्लस वी जेड. ये जो आएगा उसी को हम लोग आउटपुट में डालेंगे. मतलब ये जो आएगा ये और ये इसका क्या होगा, एडिशन. तो वी इज इक्वल टू वी एस प्लस वी जेड. जब करंट मिनिमम है, ये मिनिमम के बारे में बात करें तो करंट क्या होगा, लो. वोल्टेज लो होगा, करंट मिनिमम है तो वोल्टेज भी लो होगा. तो वी इन लो इज इक्वल टू वी एस प्लस वी जेड. वी एस का इक्वेशन क्या याद है, आई जेड मिन इंटू आर एस. तो वी एस की जगह पे आई जेड मिन इंटू आर एस प्लस वी जेड. सिमिलरली ये मिनिमम के लिए तो सिमिलरली मैक्सिमम के लिए भी आएगा. सिमिलरली वी एस इज इक्वल टू आई जेड मैक्स इंटू आर एस. यहाँ पे आई जेड मिन था, यहाँ पे आई जेड मैक्स इंटू आर एस. सो वी इन हाई, यहाँ पे क्या था वी इन लो, यहाँ पे क्या है वी इन हाई. वी एस प्लस वी जेड, वी एस प्लस वी जेड. अभी हाई के लिए हम लोग ने यूज किया आई जेड मैक्स इंटू आर एस, आई जेड मैक्स इंटू आर एस प्लस वी जेड. ये अपने को क्या मिलेगा, हाई आउटपुट और यहाँ पे लो आउटपुट. ठीक है, एक चीज़ आप देखना दोनों में सेम क्या है, वी जेड सेम है. मतलब यहाँ पे कुछ भी फर्क पड़ेगा. अभी मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, ये जो करंट है आई जेड ये किस में है, मिली एम्पियर में. करंट है मिली एम्पियर में, तो मिली एम्पियर मतलब बहुत छोटा करंट होगा. तो अगर मैं इसको यहाँ पे मिनिमम वैल्यू भी रखता हूँ, मिनिमम वैल्यू मतलब 0.00 में समथिंग इंटू आर एस, तो ये जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होगा वो भी बहुत कम होगा. तो मतलब बचेगा क्या, वी जेड ही बचेगा. यहाँ पे भी आई जेड मैक्स भी क्या होगा, मिनिमम मिली एम्पियर में काउंट होगा. मिली एम्पियर ऑलरेडी 10⁻³ में आता है. उसको किसी के भी साथ मल्टीप्लाई करोगे वो भी छोटा नंबर ही आएगा, बहुत छोटा नंबर आएगा. जिसमें वी जेड ऐड करूँगा तो आंसर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सिर्फ वी जेड ही मिलेगा. दैट मीन्स अपने को कोई भी वैल्यू में चेंज होता है करंट की, क्योंकि आर एस तो कांस्टेंट ही है, करंट ही चेंज होगा. या तो करंट बढ़ेगा या तो करंट कम होगा. लेकिन वो मिली एम्पियर में होने की वजह से इसमें कोई फ़र्क पड़ता नहीं है. अपने को आउटपुट हमेशा वी जेड मिलेगा जो कांस्टेंट होगा. दैट इज़ वाई इट इज़ अ कांस्टेंट रेगुलेटर सप्लाई. पावर रेटिंग क्या आएगा, आई जेड मैक्स इंटू वी जेड. पी इज इक्वल टू आई, वी इंटू आई होता है. तो आई जेड मैक्स इंटू वी जेड, दिस इज द पावर रेटिंग ऑफ जेनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर. क्लियर. अब एक छोटा सा टॉपिक है इसी के ऊपर, एप्लीकेशन. डायोड, जेनर डायोड गेट्स डैमेज्ड ड्यू टू हीटिंग एंड आई जेड में वैल्यू प्रोवाइडेड बाय द मैन्युफैक्चरिंग. हर बार अपने को कौन सा वैल्यू चाहिए वो अपन उसके हिसाब से ले सकते हैं. एप्लीकेशन ऑफ जेनर डायोड, द जेनर डायोड इज यूज्ड व्हेन कांस्टेंट वोल्टेज इज रिक्वायर्ड, जैसे हम लोग ने देखा. दूसरा, इट हैज़ अ नंबर ऑफ एप्लीकेशन सच एज वोल्टेज रेगुलेटर, फिक्स्ड रेफरेंस वोल्टेज प्रोवाइडर इन अ ट्रांजिस्टर, बायसिंग सर्किट, पिक क्लिपर और लिमिटर इन अ वेव शेपिंग सर्किट, प्रोटेक्टर अगेंस्ट मीटर डैमेज फ्रॉम एक्सीडेंटल फ्लक्चुएशन एसेट्रा. ये सब बड़े बड़े टर्म्स हैं, ये आपको बाद में समझ में आएंगे, खाली इसको नाम याद रखना है. ठीक है, ओके. तो यहाँ पे अपन स्टॉप करते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टार्ट विद द फोटो डायोड. आपको पूरा रीड करके रखना है. जो भी डाउट है आप डाउट निकाल के रखो, वी कैन स्टार्ट सॉल्विंग योर डाउट्स. ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू.